नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी का सेकंड प्रैक्टिस सेट और आज बहुत मज़ेदार ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आज इसमें हम कुछ और बेहतरीन चीज़ें जोड़ी हैं। आप लोगों का प्यार जितना मिलता जाता है, टीचर उतनी मेहनत करता जाता है। तो आप लोगों के लिए आज बहुत मेहनत इसमें की गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्व करें, अच्छे से उनको पढ़ें, उनका रिवीजन करें, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में बैठे तो ऐसे लगे कि मज़ा आया जीएस में। स्कोर आपका निश्चित बढ़ेगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, यदि आप दिल से मेहनत करेंगे। टाइम टेबल एक बार देख लीजिए कि दोपहर 2 बजे हिंदी होती है, 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास हो जाती है, वहीं 3 बजे रीजनिंग की होती है, 4 बजे जीएस की और शाम 7 बजे आपकी यहाँ पर मैथ की क्लास होती है। आज मैथ की क्लास स्टार्ट होगी, कल नहीं हो पाई थी। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का पहला प्रश्न लगा रहे हैं। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? सूखे मार्ग के तट पर। अब बात आ रही है हड़प्पा की। जब हम हड़प्पा के बारे में जानते हैं, हड़प्पा हड़प्पा की खोज कब हुई थी? जल्दी से बताइए। हड़प्पा की खोज होती है 1921 में। और इसके खोजकर्ता कौन थे? आप कहेंगे भैया इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम क्या था? खोजकर्ता थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। आप कहेंगे दयाराम साहनी के द्वारा इनकी खोज की गई थी। इन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम किया था। किसके? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम किया था। तो ये बातें आपको लिखनी है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने भैया क्या किया था? खोज की थी। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे पर है। किसके? रावी नदी के किनारे पर। रावी नदी के किनारे पर। क्या यहां तक आप लोग लिखेंगे रावी नदी के किनारे पर होगा? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये है कहां पर? ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहां पर? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, साहिवाल जिले में। कहां पर? साहिवाल जिले में। आप कहेंगे भैया साहिवाल जिला। ठीक है, साहिवाल जिला। अब जो साहिवाल जिला है इसे पहले क्या कहते थे? साहिवाल जिला इसे पहले माउंट गोमरी जिला कहते थे। पहले क्या कहते थे? माउंट गोमरी। आप कहेंगे इसे पहले माउंट गोमरी जिला कहते थे। माउंट गोमरी जिला कहा जाता था। ठीक है जी, माउंट गोमरी जिला कहते थे, वर्तमान में साहिवाल जिला कहते हैं। यहां पर हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए कि ये प्रथम नगर था। ये क्या था? प्रथम नगर था। जब ये पहला नगर था तो इसी कारण इस सभ्यता का नाम भी क्या पड़ गया? इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। आप कहेंगे भैया हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा गया। मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं आप लोगों को। हड़प्पा सभ्यता पड़ा और यहीं पर अगर बात होगी कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अधिकतर जो इसके पुरास्थल या इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले वो सिंधु नदी के किनारे पर थे। किसके किनारे पर थे? सिंधु नदी के किनारे पर थे। अब ये वाली बातें आपको समझ में आई। मैं एक भैया आपको इमेज दिखा रहा हूं। यहां पर आप इमेज देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहला नगर था जिसे हमने क्या पढ़ लिया? यहां पर हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि 1921 में भैया राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम है। हालांकि इसका परिपक्व काल कब से? 2500 से लेकर 1900 माना गया। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये 2500 से लेकर 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। अब यहां पर बात करेंगे अद्भुत नगर नियोजन, यानी कि इसमें एक ऊंचा दुर्ग होता था। ऊंचा दुर्ग जो शासक वर्ग का था, निचला दुर्ग जहां पर आम नागरिक रहते थे। ऊंचा दुर्ग जो था ये पश्चिमी भाग में हुआ करता था। किस में हुआ करता था? पश्चिमी भाग में हुआ करता था। और निचला दुर्ग पूर्वी भाग में हुआ करता था। कहां पर? पूर्वी भाग में हुआ करता था। क्या ये वाली बातें आप लिखेंगे कि ये कहां पर था? पूर्वी भाग में था। यहां पर पकी हुई ईंटें थी जिसे हम क्या कहते थे? ग्रिड
प्रणाली। ग्रिड प्रणाली का मतलब है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती थी जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर आप कहेंगे भैया जो राइट एंगल है जिसे हम समकोण कहेंगे, समकोण पर काटती थी। ये पक्की ईंटों से बने हुए थे। अब इसमें नाली व्यवस्था यानी कि जल निकास व्यवस्था सबसे अच्छी थी, और जल निकास व्यवस्था का सबसे अच्छा जो प्रमाण मिलता है वो धौलावीरा है। सबसे अच्छा प्रमाण कौन सा है मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आप कहेंगे सर सबसे अच्छा जो प्रमाण मिला है ना यहां का जल निकास का, सबसे अच्छा प्रमाण कौन सा था? सबसे अच्छा तो आप कहेंगे धौलावीरा। कौन सा था? धौलावीरा। धौलावीरा से भैया यहां पर धौलावीरा सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली थी, क्योंकि यहां पर ढकी हुई नालियां थी। लिपि पिक्टोग्राफी अपठित है, जिसको पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी पढ़ी नहीं गई है। यहां से कांस्य नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली है जो कांस्य की है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुरुष थे जिनकी सेविंग हुआ करती थी, वो पुरुष यहां पर थे। ठीक है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जिसका व्यापार मेसोपोटामिया के साथ था। किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ। कला और संस्कृति विश्वास भी भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, जिसमें पशुपति शिव सबसे प्रमुख थे। मातृ देवी थी यहां पर जिनकी पूजा होती थी। कुंवड़ वाला सांड सबसे पवित्र पशु हुआ करता था। ठीक है। पशुपालन स्टार्ट हो चुकी थी। कपास की खेती सबसे पहले की गई थी, उसके बाद गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ठीक है। ये सारी बातें आपको भैया अच्छे से समझ में आई या नहीं आई मुझे बताइए। यहां पर चीजें आपको समझ में आई, मजा आ रहा है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट है, बताइए शहर कच्छ के रण में खादिर वेत, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। अब कच्छ के रण में कौन था? ना तो भैया यहां पर ये था, ना तो मोहनजोदड़ो था। अब धौलावीरा या लोथल बच गया। जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पर? आप कहेंगे सर धौलावीरा। धौलावीरा की खोज कब हो गई थी? धौलावीरा की खोज कब हो गई थी दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अब प्यारी बहनों, आप कहेंगे धौलावीरा, जिसे कब खोजा गया था? 1967-68 में इसकी खोज होती है। इसको किसने खोजा था? खोज होती है और खोज हो गई। इसकी खोज किसने की थी? तो आप भैया जल्दी से बताएंगे कि भैया इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे जेपी जोशी, जगपति जोशी। जेपी जोशी, जगपति जोशी। हालांकि इसका उत्खनन किसने करवाया था? उत्खनन 1990-91 में हुआ है, और ये आर.एस. विस्ट के द्वारा, आर.एस. विस्ट द्वारा भैया इसका उत्खनन किया गया है। ये कौन सी नदी के किनारे पर था? तो ये लूनी नदी के किनारे पर, लूनी नदी के किनारे पर था। ठीक है। मोहनजोदड़ो, जिसे 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा, किसके द्वारा? आप कहेंगे राखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया। राखालदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज हो जाती है सिंधु नदी के किनारे पर। कहां पर? सिंधु नदी के किनारे पर। सिंधु नदी के किनारे पर यह खोजा गया। लोथल 1954 में इसकी खोज हो जाती है भोगवा नदी के किनारे पर, भोगवा नदी के किनारे पर। और इसको खोजा किसने था? इसकी खोज किसने की थी? आप कहेंगे एस.आर. राव, एस.आर. राव द्वारा भैया इसकी खोज हो जाती है। हड़प्पा भी हमने पढ़ ही लिया था। ठीक है। यहां पर ये बातें हमारी हुई या नहीं हुई? आप मुझे बताएंगे कि खादिर वेत, जिसे बेट कहा जाता था, जहां पर ताजा पानी, उपजाऊ मिट्टी हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। आप कहेंगे भैया जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? कौन कौन भैया बता रहे हैं? चलिए मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। आप कहेंगे कि भैया इसे कब शामिल किया गया? कौन कौन दोस्त बताएंगे कि भैया इसे यूनेस्को के द्वारा धौलावीरा को, आप कहेंगे धौलावीरा, यहां पर लिख लेना जी, धौलावीरा, धौलावीरा इसे 2021 में
किसके द्वारा, 2021 में किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। आप यहां पर बताइए यूनेस्को द्वारा क्या कर लिया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। किसमें, सूची में शामिल किया है, शामिल किया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक हमने लिख लिया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज बताइए। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है। जो सबसे ज्ञात प्रारंभिक शैली है ब्राह्मी लिपि, ये सम्राट अशोक, आप कहेंगे अशोक के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, अशोक द्वारा, अशोक मौर्य। अशोक कौन था, मौर्य वंश का राजा था। कौन था, मौर्य वंश का राजा था। संस्कृत लिपि नहीं होगी, ये नहीं होगी, पाली नहीं होगी, कौन सी होगी, आप कहेंगे सिंधु घाटी लिपि। सबसे पहले सिंधु घाटी लिपि तो थी, जब यहां पर हमने बात की है कि भैया सिंधु घाटी लिपि थी, कौन सी, सिंधु घाटी लिपि हुआ करती थी। अब ये मुझे बताइए सिंधु घाटी लिपि को हम क्या कह सकते हैं, सिंधु घाटी लिपि को और हम किस नाम से जानेंगे, अन्य नाम क्या होगा, फटाफट से आप मुझे बताइए। सिंधु घाटी का जो अन्य नाम है हम किस नाम से जानते हैं, इसे सिंधु सरस्वती लिपि के नाम से जानेंगे, इसे सिंधु सरस्वती लिपि के नाम से भी जानेंगे, सिंधु सरस्वती लिपि, सरस्वती लिपि, सिंधु सरस्वती लिपि भी हम इसी को बोलेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। अब आप देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो एक अनसुलझी पहेली है। देखिए पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी थी, ये चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। कैसी, चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। आप कहेंगे सर ये चित्रात्मक लिपि मतलब चित्र बनाए जाते थे, जैसे मछली, पक्षी, ज्यामितीय आंख होती थी, आकृतियां, मनुष्य की है, ठीक है, या स्लाइड होती थी। वैसे ही हम लोग बात करेंगे, सारी चीजें, चित्रों का उपयोग विचारों या वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए मछली, पक्षी, मनुष्य, ज्यामितीय आकृतियां पहचानी गई हैं कि जिससे मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता था। क्या करता था, अपने विचार व्यक्त करता था। और इन्हें कहां कहां पर लिखा गया था, जैसे कि इन्हें भैया मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे के पत्रों पर, हाथी के दांतों पर, वस्तुओं पर, कंघे पर भी इनको लिखा गया है, कंघे पर भी इनको लिखा गया है। अब ये लिपियां जो थी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी या दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसे कहते थे बूस्ट्रोफेडन। क्या कहते थे, बूस्ट्रोफेडन। अब यहां पर बात आती है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां थी जिन्हें दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, इन्हें बूस्ट्रोफेडन कहते थे। लेकिन कुछ इसके अपवाद ऐसे भी हैं जो खुदाई में वर्तन या मोहरें मिली हैं, इन पे बाएं से दाईं ओर भी लिखा गया है, उसे भी बूस्ट्रोफेडन ही कहा गया है। यद्यपि ने कई बार पढ़ने का प्रयास किया लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इन्हें भैया रोसेटा स्टोन द्विभाषी शिलालेख की कमी भी यहां पर हुई है। द्विभाषी स्थाके मतलब द्विभाषी शिलालेख, दो भाषाओं में नहीं लिखी थी, बड़ी संख्या में इनके प्रतीक मिले हैं। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से 400 से 600 प्रतीक चिन्ह मिले हैं, जिनमें लगभग 67 चिन्हों को पढ़ लिया गया है। पहले 64 पढ़े गए थे, 3 और पढ़ लिए गए हैं, तो कुल मिलाकर 64 प्रतीक चिन्हों को पढ़ लिया गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बातें, 64 प्रतीक चिन्हों को पढ़ लिया गया है। और सबसे ज्यादा जो चिन्ह हैं, जो सबसे ज्यादा चिन्ह मिले हैं वो कौन से हैं, जो सबसे ज्यादा चिन्ह मिले हैं ना, वो यू आकार के हैं, यू आकार एवं मछली आकार के हैं, मछली, यू एवं मछली आकार के हैं, ठीक है जी, यू और मछली आकार के चिन्ह मिले हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर, है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग गढ़ी के नाम से जाना जाता था। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहां पर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता 2 भागों में बटी हुई थी। सभ्यता ये 2 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में, 2 भागों में बटी हुई थी। आप कहेंगे भैया 2 भागों में बटी हुई थी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 2 भागों में बटी हुई थी, कौन कौन से, तो इसको जो है एक भाग हुआ करता था जिसे हम क्या कहते थे, पश्चिमी भाग,
पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग को हम क्या बोलते थे? दुर्ग। दुर्ग या ऊंचा स्थान, दुर्ग या ऊंचा स्थान कहते थे, स्थल कहते थे, जहां पर शासक रहते थे, शासक या शाही लोग रहते थे। ठीक है, वहीं जो निचला स्थल था वो पूर्वी भाग था। पूर्वी भाग, पूर्वी भाग जो था इसे निचला स्तर कहते थे। क्या कहते थे भैया? निचला स्थल, निचला स्थल कहते थे। निचला स्थल, निचला भाग, यहां पर सामान्य लोग निवास करते थे। यहां पर सामान्य लोग निवास करते थे। क्या आप लोग लिख पाएंगे? तो यहां पर है दुर्ग, नगर दुर्ग या गढ़ी कौन सा था? वो पश्चिमी भाग था। क्या था जी? वो पश्चिमी भाग था। चलिए यहां पर देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा होगा, नगर दुर्ग या गढ़ी जो कि ऊंचा स्थान है। नगर दुर्ग गढ़ी जो कि ऊंचा स्थान है, यहीं पर महास्नान घर था। ठीक है, पश्चिम दिशा में स्थित ऊंचा भाग जिसे गढ़ी या दुर्ग कहते हैं, यह महत्वपूर्ण इमारतें थी। महास्नान घर था, अन्नगार था, प्रशासनिक भवन थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। वहीं ये निचला स्थान है, निचला नगर, जहां पर सामान्य जनता और शिल्पकार निवास करते थे, जो पूर्वी दिशा में था। किसमें? पूर्वी दिशा में था। अब ये बटा हुआ है दो भागों में, बताओ। चलिए लिख लीजिए ना आप लोग। चलिए सभी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। हाँ जी, छत्रपति शिवाजी महाराज भैया सभी के सम्माननीय हैं, सभी के सम्माननीय हैं, लेकिन जो चीज जैसे संभाजी नगर है तो वो संभाजी नगर ही रहेगा। छत्रपति संभाजी नगर हम नहीं कह सकते क्योंकि वो लिखित में संभाजी नगर है। हाँ, हम सम्मान में जरूर बोलते हैं, हम सभी सम्मान में बोलते हैं ना, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, है ना, तो वो हम सम्मान जरूर करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सम्मान नहीं करेंगे, हैं। चलिए आगे बात कर लें। नेक्स्ट है, लिखा है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया? देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आया, जब साइमन कमीशन भारत आया उसका विरोध हुआ। और उसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि साइमन कमीशन का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए 10 साल बाद होना था, यानी कि 1929 में होना था। 2000 बोल रहा हूं, 1929 में होना था। गठन 2 साल पहले कर दिया, 1927 में, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। अब इसका विरोध हुआ तो सब विरोध कर रहे थे। उस समय भारत राज्य सचिव हुआ करता था वर्केन हेड। वर्केन हेड ने कहा, अच्छा विरोध कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, अगर इतने पढ़े लिखे हो, जो संविधान की मांग कर रहे हो, संविधान सभा की मांग कर रहे हो, अपना एक ऐसा दस्तावेज बनाकर दिखाओ जिसे सभी राजनीतिक दल मान ले, सभी राजनीतिक दल माने। ऐसा कोई लिखित दस्तावेज तो पेश करो, तभी तो हम मानेंगे कि भारत के लोग कैपेबल हैं, आप अपना संविधान बना सकते हैं। वर्केन हेड के चैलेंज को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने, और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जिसे नेहरू समिति कहा गया। नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की अगस्त 1928 में, जिसका प्रकाशन जून 1930 में किया गया। कब? जून 1930 में किया गया। चलिए हमने बात करनी है मोतीलाल नेहरू, तो आप कहेंगे इन्होंने कब? 1928 में। कब? 1928 में समिति का गठन हुआ। रिपोर्ट भी इन्होंने कब पेश की थी? रिपोर्ट भी 1928 में पेश कर दी थी। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? आप कहेंगे जी प्रकाशन कब हुआ था? जून 1930 में प्रकाशन हुआ। अब ये बात आती है कि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। यहां पर आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू यहां पर अध्यक्ष थे। चलिए मोतीलाल नेहरू यहां पर अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए जी, अब बात आती है, इन्होंने भैया क्या किया? इन्हें चैलेंज किसने दी थी? इन्हें चुनौती किसने दे दी थी? चुनौती स्वीकार किसकी की थी? चुनौती दी थी वर्केन हेड ने। किसने? वर्केन हेड। वर्केन हेड कौन था? ये भारत सचिव था उस समय, भारत राज्य सचिव हुआ करता था, या भारत सचिव ही कह सकते हैं। कौन था? भारत सचिव। आप मुझे बताएंगे कि भारत सचिव का पद कब बनाया गया था और पहला सचिव कौन था? तो भारत का पहला सचिव हुआ करता था जिसका नाम क्या था? अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज है। चलो अच्छी बात है जी, अच्छी बात है जी, कोई बात नहीं माय डियर, छत्रपति शिवाजी महाराज बोल देंगे।
ठीक है, आप इतना एक ही वर्ड पर लेकर इतना फोकस्ड क्यों हैं, मुझे बताइए। जब 1893 में शिवाजी महोत्सव हुआ तो छत्रपति शिवाजी महोत्सव बोल देंगे। भैया ऐसा थोड़ी केवल शब्दों में आदर प्रकट किया जाएगा, सम्मान प्रकट किया जाएगा। हमेशा से वो सम्माननीय हैं, कहने या ना कहने से वो सम्माननीय, सम्मान व्यक्त करना सबका सबका कर्तव्य होता है ना। तो आप उसी टॉपिक पर मत लगे रहो, उस टॉपिक से हट जाओ, यहाँ पर भी आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। हमेशा से सम्मान करते हैं, मैं तो हर किसी का सम्मान करता हूँ जी, सबका सम्मान करता हूँ। प्लीज अभी आप यहाँ पर पढ़िए। अच्छा अच्छा रूटीन बन रहा है, अच्छा चल रहा है, सारी चीजें देखिए। नेहरू रिपोर्ट आ गई, नेहरू रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर जरूर एक चीज याद रखना कि प्रकाशन कब हुआ था। प्रकाशन हुआ है 1930 में, ठीक है। चलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज इसको पढ़िएगा। प्रकाशन की बात हम कर रहे हैं, 1930 में इसका प्रकाशन हुआ। नेहरू जी इसके सचिव बन गए थे, और जिसमें भैया कौन कौन थे इसमें भैया, जैसे सुभाष चंद्र बोस अन्य सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन थे भैया, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे क्या, इस समय नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पर आप कहेंगे भैया तेज बहादुर संप्रभु थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस थे, मंगल सिंह थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर तैयार किया। पहली बार 1928 में संविधान के प्रमाणिक रूप से दस्तावेज पेश किया गया था, जिसमें संविधान की कुछ अपेक्षाएं की गई थी। चलिए चुनौती और उत्तर ये थे कि वर्केन हेड ने चैलेंज किया और इनने कहा कि सभी राजनीतिक दल उसको मान के दिखाएं। चुनौती स्वीकार हो गई, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में बुला लिया गया, नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसमें प्रमुख मांग थी डोमिनियन स्टेट की, मौलिक अधिकारों की, वयस्क मताधिकार की और भाषाई प्रांत की, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की, अडल्ट फ्रांसिस की, या अडल्ट फ्रेंचाइज बोल सकते हैं, वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार और भैया डोमिनियन स्टेट। क्लियर है ये बातें। चलिए यहां पर सारी चीजें हमने लिख ली। नेक्स्ट है, लिखा है भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। देखिए भारत में संविधान सभा, पहले हम पढ़ना है संविधान सभा। चलिए संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनवाई गई थी, तो इसकी सिफारिश किसने की थी, संविधान सभा बनाने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी जी, सिफारिश। हम कहेंगे जी सिफारिश किसने की थी, सिफारिश हमने यहां पर पढ़ लिया। चलिए बताइए, सिफारिश हमने पढ़ ली। अब आप मुझे बताएंगे सिफारिश किसने की थी, कौन कौन भैया बता सकते हैं सिफारिश किसने की थी। तो आप कहेंगे भैया कैबिनेट मिशन ने। किसने की थी, कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या किया गया था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जो कि 296 भैया ब्रिटिश भारत से थे। कहाँ से, ब्रिटिश भारत से थे। ब्रिटिश भारत से 296, 93 देसी रियासतों से थे। कहाँ से, देसी रियासतों से थे। आप कहेंगे देसी रियासतों से कितने थे, 93 थे। चलिए अब ये बताइए कि इसको भी बांट लिया था, प्रांतों से कितने थे, तो इसमें प्रांतों से थे 292, और भैया चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने थे, 4 थे। कौन कौन से हुआ करते थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, एक था दिल्ली, एक कौन सा था, दिल्ली, एक था अजमेर, अजमेर मारवाड़ पूरा नाम है अजमेर मारवाड़, और भैया एक था कुर्ग, एक क्या था कुर्ग, और एक था बलूचिस्तान। कौन सा, बलूचिस्तान, ठीक है जी बलूचिस्तान था। तो लिख लेंगे कुर्ग कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ, कर्नाटक में। अब बात आती है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 में, ठीक है। चुनाव कब हुए थे, चुनाव हो जाते हैं जुलाई अगस्त में। कब स्टार्ट हुए हैं, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जुलाई 1946 में। चुनाव कैसे हुए थे, अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन था। कैसा इलेक्शन था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। आप कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन था राज्यों की प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, चलिए सदस्यों द्वारा। क्या ये वाली बातें आप लिख लेंगे, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बताइए।
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये बातें हमने लिख ली हैं। देखिए, अब ये बात आ गई संविधान सभा के चुनाव की बात यहाँ पर हो रही है। कैबिनेट मिशन योजना, चुनाव की घोषणा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुनाव, ठीक है, ये मतदान, मतदान की बात हो गई यहाँ पर। थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, मतदान की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये बन रही थी, कांग्रेस भैया यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर सकते हैं। लिखा हुआ है संविधान सभा को स्थायी अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष पारित किया गया? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, हम बात करेंगे संविधान सभा। अभी हमने पढ़ा था संविधान सभा, संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब होती है? प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में, और ये बैठक होती है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसमें 211 सदस्य उपस्थित होते हैं। हालांकि कहीं कहीं 211 सदस्य उपस्थित हुए थे, कहीं कहीं ये 207 भी हैं, तो इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिएगा। हालांकि अधिकतर तो 211 ही पूछा जाता है। अच्छा, इसके पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है जी, सच्चिदानंद सिन्हा। आप कहेंगे ना सच्चिदानंद सिन्हा, यहां पर हम पढ़ेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, लिख लीजिए। अब बात क्या थी कि भैया ये 1950 में संविधान सभा, ये 1950 में खत्म कर दी गई, और 1952 तक इसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। किसके रूप में? अंतरिम संसद के रूप में काम किया। आपको याद होगा कि पहला संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? आप कहेंगे कि भैया जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती है, तब भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन संसद ने नहीं किया था। ये आप लोग चाहो तो नोट करके लिख लेना कि पहला संविधान संशोधन किसने किया था। चलिए, पहला संविधान संशोधन किसने किया था? तो आप कहेंगे संशोधन 1951 में हुआ था, जिसे भैया अंतरिम संसद यानी कि संविधान सभा ने किया था। किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्थायी संसद में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये पूरी संविधान सभा का एक पिक्चर दिख रहा है, जहाँ पर नियम प्रक्रियाएं वगैरह हो रही हैं। इस दिन संविधान को पूरी तरीके से क्या किया गया था? यहाँ पर संविधान सभा पूरी तरीके से यानी कि संविधान लागू हुआ और संविधान सभा का रूप बदल गया। इसे अस्थायी संसद के रूप में बना दिया गया। प्रथम आम चुनाव की तैयारी 1951-52 में हो गई। ठीक है, विधेयकों को पारित होना वगैरह सब इसमें आ जाता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैंने कल भी बताया था, मसौदा समिति, मसौदा समिति जिसे पांडुलेखन समिति कहेंगे, प्रारूप समिति कहेंगे, जिसे जिसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी बोल सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? आप कहेंगे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। किसके? व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भैया देसी रियासत समझौता समिति के भी अध्यक्ष थे और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति, तदर्भ झंडा समिति कह लें। अच्छा, ये पूछ ले उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप झंडा समिति या झंडा पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। क्या नाम था उनका? आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा की बात हो गई, इन्होंने स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात की गई थी। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रमुख काम था इनका योगदान देना, संविधान बनाना, मसौदा तैयार करना, नेतृत्व करना। ठीक है, हालांकि संविधान का मसौदा बी एन राव ने तैयार किया था और उसको दोबारा से बनाना 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की मसौदा समिति का गठन किया गया, जिसमें
एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यहाँ पर अंबेडकर साहब का फोटो है, ये नहीं होगा यहाँ पर, अच्छा नहीं अल्लादी कृष्णा स्वामी है, ठीक है। के एम मुंशी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, बी एल मित्र हैं और भैया डी पी खेतान। हालांकि डी पी खेतान बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव थे। कौन थे? एन माधवराव, एन माधवराव, ठीक है, एन माधवराव। और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी। कौन आए थे? टीटी कृष्णमाचारी। आप कहेंगे टीटी कृष्णमाचारी, चलिए टीटी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, ये वाली बातें आप यहाँ पर लिखेंगे। फटाफट से मुझे बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही जी? आगे बात कर लें। नेक्स्ट है, भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करता है। किस किस के साथ साझा करता है जी? जल्दी से बताइए, कौन कौन भाई, कौन कौन बहन आंसर दे रहे हैं? देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं तेज बोलता हूं तो मुझे मजा आता है। देखिए मैं तेज इसलिए बोलता हूं कि आपको आपको मोटिवेट रख सकूं, आपको मजे के साथ पढ़ा सकूं। हालांकि तेज बोलने में मेरे गले में भी दर्द होता है, मैं भी आप जैसा ही एक आम आम व्यक्ति हूं, एक आम लड़का हूं, मेरे गले में भी दर्द होता है। लेकिन मैं इसलिए तेज बोलता हूं कि आपके अंदर जो नींद वाली बातें हैं ना इस समय, वो गायब हो जाएं और आपके अंदर जुनून आए, क्योंकि सफलता केवल जुनून की गुलाम है। आप अगर जुनूनत में हैं, आप अपने मेहनत से इश्क करते हैं, तो आपकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बातें? हम बात करेंगे कि भैया इस 7 देशों से हम जानते हैं बचपन में भूला, हमने पढ़ा है ना बचपन में भूला, तो 7 देश बचपन में भूला। बा से बांग्लादेश, पा से पाकिस्तान, चा से चीन, ना से नेपाल, भूला भूटान, ला से लंका यानी कि श्रीलंका, मा से म्यांमार, ठीक है, और ला, देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखिए बांग्लादेश के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, आप कहेंगे जी श्रीलंका के साथ, श्रीलंका, श्रीलंका के साथ, 1 2 3 4 5 6 श्रीलंका हो जाएगा। तो फिर और कौन सा रह गया? भूटान। कौन सा? भूटान, ठीक है। ये तो 7 देश हो गए। कितने देश हो गए? 7 देश। स्थलीय सीमा है, अफगानिस्तान भी होगा फिर इसमें कहीं ना कहीं, इसमें कहीं ना कहीं, ये श्रीलंका नहीं होगा। स्थलीय सीमा की बात हो रही है तो यहां पर अफगानिस्तान होगा। क्या होगा? अफगानिस्तान, ठीक है। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, ठीक है। अब बात होगी समुद्री सीमा, केवल समुद्री सीमा 2 देशों के साथ, केवल समुद्री सीमा, श्रीलंका, श्रीलंका एवं मालदीव, एवं मालदीव। हालांकि स्थल और समुद्री, सबसे लंबी समुद्री सीमा तो इंडोनेशिया के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है। यहां पर बताना है कि भारत की सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? 4096.96 किलोमीटर किसके साथ होगी? बांग्लादेश के साथ होगी। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ होगी। और सबसे कम, सबसे कम, ये तो ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहां पर कहेंगे सर सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगेगी? सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ। कितनी? 106 किलोमीटर। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। चलिए, अफगानिस्तान के साथ। यहां पर भारत की स्थलीय सीमा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे भारत की जो लंबाई है ना, वो लगभग स्थल के साथ 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं तटीय सीमा कितनी होगी, तटीय सीमा कितनी होगी? किलोमीटर। ये स्थल सीमा है, ये क्या है? स्थल सीमा है। अगर मैं तटीय सीमा की अगर बात करता हूं, तटीय सीमा कितनी होगी? तो लगभग 7,516.6 किलोमीटर। कुल मिलाकर भारत का जो ऐसे करके कुल जो सीमा है वो कितनी है? लगभग 22,716.6 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, अब ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, यहां से पाकिस्तान के साथ सीमा साझा हो रही है। ये अफगानिस्तान है यहां पर, है ना। अब भैया ये बता दीजिए जल्दी से, ये म्यांमार, ये भूटान, है ना, ये बांग्लादेश। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए। चीन, नेपाल, भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ यहां पर लिखी हुई है।
बताइए जी, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। पश्चिम की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर ही देख लीजिए पश्चिम में कौन सा है। तो पश्चिम की बात होगी तो आप कहेंगे भैया ये तो पूर्व था, पश्चिम में कौन था? चलिए बता दीजिए कौन होगा? पाकिस्तान होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल जी पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान ही यहाँ पर सही आंसर होगा। हमने ये पता है कि भारत जो है 7 देश और 2 देश ऐसे जिससे समुद्री सीमा लगती है। तो पश्चिम में कौन है? आप कहेंगे भैया उत्तर पश्चिम में। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन है? लिख रहा हूं, अब जीवन में मत भूलना कि भैया भारत के उत्तर पश्चिम में कौन है? उत्तर पश्चिम में कौन होगा? उत्तर पश्चिम में कौन है? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है क्या? आप कहेंगे भैया पाकिस्तान है क्या? और कौन है? अफगानिस्तान भी तो होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्या यहाँ पर आप लिख लेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें बात करनी है उत्तर में कौन है? चीन, भूटान, नेपाल। आप कहेंगे भारत के उत्तर में कौन कौन है? आप कहेंगे चीन है, भूटान है और नेपाल है। भूटान और नेपाल हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन कौन से होंगे उत्तर में? चीन है, भूटान है, नेपाल है। वहीं अगर बात हो जाए कि सर उत्तर तो ये हमने पढ़ लिया, अब पूर्व में कौन सा देश होगा? पूर्व में तो पूर्व में 2 देश है, म्यांमार और बांग्लादेश। पूर्व में कौन कौन से देश होंगे? आप कहेंगे बांग्लादेश है, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश एवं म्यांमार कौन से हैं? म्यांमार हैं। अब ये मैप देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना कि भैया ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है, तो ये पूर्व में ही तो है भारत के, ये भारत के पूर्व में ही तो हैं। अच्छा दक्षिण में भी कोई है क्या? दक्षिण में भी कोई है क्या? आप कहेंगे दक्षिण में। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नौवां सवाल। हाँ, क्या इसमें क्या गलत हुआ एक बार मुझे बताइए। गलतियां इंसान से ही होती हैं, मैं भी देख लेता हूँ, है ना। मैं भी देख लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ से तो ये है ना। चलिए, गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, है ना। मैं भी इंसान ही हूँ जी। हो सकती है गलती, और गलती को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने बातें कर ली। अब बात हो गई सर ये तो पाकिस्तान था, ये तो पाकिस्तान है। गलती को मानकर उसको स्वीकार करना ही मनुष्य है। गलती को ना मानना, उसमें संशोधन ना करना, वो दिक्कत है। ठीक है गुरुजी, अनसोल्ड पीडीएफ दीजिए इसमें। भैया अब देखिए सारी चीजें तो एक साथ नहीं होंगी। चलिए बता दीजिए, यहाँ पर हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप मुझे बताइए। यहाँ पर आप मुझे बताएंगे जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, जल्दी जल्दी से बताइए। यहाँ पर पाकिस्तान है उत्तर, है ना। विवादित क्षेत्र ये बने हुए हैं जो 1947 में विभाजन हुआ था। सीमा पार व्यापार और संघर्ष बना रहता है। ये कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। शांति वार्ता के समय भैया देखिए अनुच्छेद 302 370 का निरसन कब कर दिया? 2019 में कर दिया। ठीक है, रेड क्लिफ, सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा ये रेड क्लिफ रेखा बनाई गई थी पाकिस्तान और भारत के मध्य। ठीक है, यहाँ पर आंतरिक चुनौतियां, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा ये बना हुआ है। ठीक है, बाहरी संबंध यहाँ से ही होते हैं। ठीक है, ये भारत का नक्शा है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर कम है? जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तटीय सीमा 11,000 थोड़ी होगी जी। कौन कौन भैया यहाँ पर बता रहे हैं? चलिए मुझे बताइए, यहाँ पर क्या लिखा है? 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? अब ये बड़ा विवादित बिंदु है, ये बड़ा विवादित बिंदु है। राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ, राजस्थान में जो साक्षरता दर है वो 52.66% है।
कितना 52.66% है। वहीं हिमाचल प्रदेश की, अगर बिहार की मैं बात करूं तो इसमें लगभग 53.33% है, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग। हालांकि वैसे तो 51% होना चाहिए, इसमें कितना होना चाहिए, 51% होना चाहिए। तो बोर्ड ने इसको एक्सेप्ट किया है, ये बोर्ड के द्वारा एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, बोर्ड द्वारा, बोर्ड ने इसको माना है। और ये जीडी का ही एसएससी जीडी, ये एसएससी जीडी का ही प्रश्न है। और ये कब पूछा गया था एसएससी जीडी में, तो ये पूछा गया था 10 जनवरी 2023 में और 1 फरवरी 2023 में। 10 जनवरी 2023 में पूछा गया था और ये 1 फरवरी 2023 में पूछा गया था, ठीक है। यहां पर हम बात कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ये वाली बातें हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली हैं, किसी को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भैया संरचनात्मक दृष्टि चुनौतियां यहाँ पर दी हुई हैं। ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शहरी साक्षरता दर ये हो जाएगी अर्बन। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, महिलाओं की 46.1। शहरी साक्षरता दर कितनी है, 70.5 है। भारत का औसत कितना है, इतना है, ठीक है। महिलाओं का रेट कितनी है, दर रेट कितनी है, 51.5% हो जाएगी जनगणना। बिहार की सबसे कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे कम किसकी होनी चाहिए, सबसे कम किसकी होनी चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड बता रहा हूं मैं, ये बोर्ड के अनुसार है, बोर्ड के अनुसार, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने इसी को माना है। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, सबसे कम, बोर्ड ने इसको बताया है, बोर्ड ने इसको बताया है। जबकि सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता किसकी है, बिहार की, किसकी होगी, बिहार की। और बिहार की कितनी है, लगभग 51 दशमलव कुछ परसेंट है, ठीक है। चलिए, जैसे यहां पर दी भी हुई है, यहां पर कहा गया सबसे कम बिहार है और बिहार की कितनी हो गई, लगभग 51.5% मान लो, ठीक है जी, 51.5% है। लेकिन बोर्ड ने इसको नहीं माना है, बोर्ड ने दोनों ही एग्जाम में इसका माना है, ठीक है, इसका माना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ी लिया। आगे बात करते हैं 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी, 2 चरणों में की गई थी। कितने, 2 चरणों में की गई थी। पहला चरण कब से कब तक था, आप कहेंगे जी पहला चरण, पहला चरण कब से कब तक था, और दूसरा सेकंड चरण कब से कब तक था, बताएं जल्दी से कि जो पहला चरण था वो कब से कब तक माना गया। तो पहला चरण अप्रैल से लेकर सितंबर 2010 के मध्य हुआ। पहला चरण अप्रैल से लेकर, अप्रैल और सितंबर 2010 के मध्य हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चरण कब हुआ, दूसरा चरण कब हुआ है, मुझे बता दीजिए जल्दी से कि दूसरे चरण में कब होती है जनगणना। आप कहेंगे फरवरी 2011 से लेकर मार्च 2011 तक, यानी कि फरवरी फेब से मार्च 2011 तक, मार्च 2011 तक, ठीक है, यहां तक। अब भैया ये बताइए अंतिम आंकड़े कब आए थे, इसके अंतिम आंकड़े कब आए हैं, अंतिम आंकड़े कब पेश किए गए थे, आंकड़े या इसका डेटा कब पेश किया था, 2013 में, 30 अप्रैल 2013 में, ठीक है, 30 अप्रैल 2013 में। देखिए, अब 2011 की जो जनगणना थी आजादी के बाद, प्रथम जनगणना कब हुई, प्रथम जनगणना, पहली जनगणना कब होती है, पहली जनगणना, आप कहेंगे भैया पहली जनगणना कब की गई थी, जनगणना। चलिए, पहली जनगणना कब की गई थी, तो यहां पर हम कहेंगे कि भैया पहली जनगणना कब होती है, कौन कौन भैया बता रहे हैं कि पहली जनगणना होती है 1881-82 में। किसने कराई थी, सॉरी पहली सफल है ये तो 1871-72 में होती है म्यो के द्वारा, किसके द्वारा, म्यो द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये असफल हो गई, ये क्या हो गई, असफल हो गई। तो पहली सफल जनगणना कब हुई, 81-82 में, 1881-82 में रिपन के द्वारा जनगणना कराई, जो कि प्रथम सफल जनगणना थी, प्रथम सफल जनगणना थी, ठीक है। जब से लेकर अब तक कुल जनगणनाएं कितनी हुई हैं, कुल 15 जनगणना हुई हैं, 15वीं जनगणना है 2011 की, 2011 की। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कौन सी है, स्वतंत्रता के बाद है जी, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद
स्वतंत्रता के बाद है जी सातवीं जनगणना। कौन सी? सातवीं जनगणना। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? नेक्स्ट है, आप बात करेंगे, देखिए ये सारी चीजें हैं कि भैया पहला चरण था जिसमें घर की सूचीकरण और मकान गणना हुई थी, घरों की संख्या, मकानों की स्थिति, सुविधाएं वगैरह क्या हैं, ये अप्रैल से सितंबर 2010 तक चली थी। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत विवरण लिया गया, लिंग कौन पुरुष है कौन महिला है, उनकी आयु कितनी है, साक्षरता कैसी है, पेशा क्या है, ये फरवरी मार्च 2011 में होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसमें 34 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का भैया 2.1 मिलियन से अधिक इसमें क्या किया गया था भैया, प्रांगण की जनगणना हुई थी, जिसमें 5,000 शहर और लगभग कितने गांव, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख, लगभग 6 लाख गांवों को जनगणनित किया गया था। लिखा है एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए तीन क्षेत्रक हैं, तीन क्षेत्रक हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और भैया थर्ड। प्राइमरी जिसे प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं, प्राथमिक में कौन से आते हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि हुआ, डेयरी हुआ, मत्स्य पालन हुआ, सहायक क्षेत्र हुआ। द्वितीय में कौन से आते हैं, जैसे कि उद्योग वगैरह हो गए। ठीक है, जैसे गेहूं, गेहूं प्राइमरी में है, गेहूं को हम फैक्ट्री में लेके गए तो फैक्ट्री में वहां पर बिस्किट बन रहा है, ये सेकेंडरी में आया, और उस बिस्किट को बाजार में लाकर बेचा जा रहा है, ये भैया तृतीयक में आ जाएगा। ठीक है, भंडारण वगैरह हुआ, संचार, बैंक वगैरह, ये सब तृतीयक में आते हैं। तो एटीएम सर्विस देता है तो इसलिए तृतीयक क्षेत्रक है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र भी कहेंगे। नेक्स्ट है, एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर विनिर्माण वगैरह हो गए, विनिर्माण, फैक्ट्री प्रसंस्करण, वस्तु उत्पादन, मत्स्य पालन, ठीक है, ये खनन वगैरह, कच्चा माल वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिख गए। देखिए सेवाओं का सृजन, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये किस में आते हैं? ये सेवा क्षेत्रक यानी कि तृतीय में आते हैं। एटीएम सुविधा, ग्राहकों को सीधे बैंकिंग सेवा प्रदान करना, आर्थिक योगदान, जीडीपी में प्रमुख हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है भैया, ये सब किसकी बात हो रही थी? तृतीयक क्षेत्रक की बात हो रही है। नेक्स्ट है, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री होती है। तो आप कहेंगे भैया इसका सही आंसर क्या है? तो फॉर्मूला है। चलिए जल्दी से, चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा। हम कहेंगे भैया इसका सही आंसर है माल सूची में परिवर्तन। ये एक फॉर्मूला होगा, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन बराबर होता है वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। ये एक फॉर्मूला है भैया, इसको ऐसे याद करना। एक फर्म की इन्वेंट्री, स्टाफ में परिवर्तन, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है समय की मूल इकाई क्या होगी? समय की मूल इकाई क्या है? सेकंड। समय की यूनिट क्या है? सेकंड। लंबाई की यूनिट क्या होती है? आप मुझे बताइए, लंबाई का मात्रक क्या होगा? आप कहेंगे दूरी। लंबाई का मात्रक मीटर होता है ना, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। वहीं द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? केजी, किलोग्राम होगा। क्या होगा? किलोग्राम हो जाएगा। चलिए ये हमने पढ़ लिया। वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आप लोग विद्युत धारा का बता दीजिए जल्दी से कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर। क्या होगा जी? एम्पियर होगा। चलिए यहां पर हमने लिख लिया एम्पियर होगा। नेक्स्ट है, देखिए जल्दी जल्दी से बताइएगा कि ऐतिहासिक मापन वगैरह जैसे परमाणु यांत्रिक घड़ियां हो गई या प्राचीन मापन हो गए, सीजन 133, सीजन 133 परमाणु के कंपन से, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सेकंड, घंटा, दिन, वर्ष, सबसे छोटा सेकंड है, सबसे बड़ा क्या है? वर्ष होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणालियां हैं ये एसआई की। समय का महत्व आप लोग देख ही सकते हैं। नेक्स्ट है, पोंगल 4 दिन तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ने और चावल जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। अच्छा मैंने तो आंसर ही बता दिया, ना तो चना होगा, ना सरसों होगा, ना ये होगा। क्या होगा? चावल। अच्छा पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है क्या पोंगल? पोंगल कहाँ मनाते हैं जी? आप कहेंगे पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये किस भगवान को समर्पित है? समर्पित किसको होगा? समर्पित होगा सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को होगा। किसको? सूर्य देवता को समर्पित होगा। समझ गए आप लोग? चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि जो पोंगल का पहला दिन होता है, पोंगल का पहला दिन, कौन सा पहला दिन किस नाम से जाना जाता है? पोंगल के पहले दिन को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे भोगी पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? भोगी, भोगी पोंगल कहते हैं।
पोंगल कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, तमिलनाडु है मान केकरे, तमिलनाडु में मनाया जाता है ये चावल गन्ने। पौराणिक कथाओं में भैया यहाँ पर देख रहे हैं कृषि चक्र है। देखिए पोंगल, भोगी पोंगल पहला दिन है जिसमें देवेंद्र यानी कि अग्नि, सूर्य पोंगल, पोंगल को ओ पोंगल सूर्य देवता की पूजा की जाती है। माट्टू पोंगल कृषि में सहायता के लिए किया जाता है, ये गन्ना के लिए किया जाता है। मवेशी जो सहायक होते हैं इनकी पूजा की जाती है। और काणुम पोंगल होता है जिसमें बहन और भाई बनाते हैं, किसमें, भाई और बहनों के लिए किया जाता है। लिखा है बतुकम्मा का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। बतुकम्मा का संबंध किससे होगा। आपने देखा नहीं था, उसमें माता देवी भी थी, आपने शायद कल देखा होगा, उसमें मैंने वहां पर माता देवी भी बताई थी। माता देवी नहीं बताई थी मैंने, बताइए, बताई थी ना माता देवी। और मैं तो बार बार बोल भी रहा था कि माता देवी को समर्पित रहेगा, गणेश जी की भी पूजा की जाएगी। ऐसे मत आरोप लगाओ जी। हाँ, जहां पर अगर मुझे लगेगा कि ये गलती हो रही है तो मैं मान लूंगा, जहां लगेगा कि भाई ये तो मैंने बताया, मैंने बोला भी था कल, आप बताइए ईमानदारी से, कल मैंने बताया नहीं था कि माता जी भी उसमें थी, एक फोटो भी थी माता जी की, थी ना उसमें फोटो माता जी की। चलिए, बतुकम्मा कहाँ मनाया जाता है, जैसे बिहार में, बिहार में छठ पूजा होती है। कौन सी पूजा होती है, छठ पूजा होती है, ठीक है। असम में बिहू होता है, असम में बिहू मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी, पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, बैसाखी, ठीक है। वैसाखी एक गुरु पर्व है, गुरु पर्व है। तो फिर बचा क्या, गुरु पर्व होगा और बचा क्या, तेलंगाना। तो ये बथुकम्मा कहाँ मनाया जाता है, आप कहेंगे भैया तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर, तेलंगाना में मनाया जाता है। अच्छा देखिए, फूलों का त्योहार भी मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य से संबंधित है, ठीक है। संरचना कला, बतुकम्मा फूलों और देवी गौरी का त्योहार कहा जाता है, जिसमें 9 दिन तक ये त्योहार चलता है। इसमें पर्यावरण जागरूकता, महिलाओं का उत्सव है, सांस्कृतिक एकता दिखाई जाती है, ठीक है। बतुकम्मा ऐसे करके एक बना दिया जाता है ऊंचा सा, जिसमें मालाओं से, फूलों से सजाया जाता है, ऊपर दीपक लगाया जाता है, और इसमें चारों तरफ भैया महिलाएं जो हैं गीत गाती हैं, संगीत गाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जलीकट्टू निम्न में से किस त्योहार की विशेषता है। जलीकट्टू भैया पोंगल में, किसमें, पोंगल में। हालांकि 2014 में इस पर रोक लगा दी गई है। 2014 में जलीकट्टी पर रोक लगा दी गई। किसने रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जलीकट्टी को 2014 में इस खेल पर रोक लगा दी, क्योंकि इसमें सांड जो हैं आपस में लड़ाए जाते हैं, ठीक है, बैलों की इसमें लड़ाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्या कर दी जी, रोक लगा दी। चलिए, तो बीसू कहां पर मनाया जाने वाला है, बिहू कहां पर मनाया जाने वाला है, बिहू ओणम, ओणम केरल में मनाया जाता है। कहां पर, केरल में। आप कहेंगे जी केरल में, बिहू असम में, बिहू असम में। और बीसू कहां मनाया जाता है, कौन कौन भैया बता रहे हैं, चलिए बता दीजिए। केरल में ही मनाया जाएगा, ये तो कहां मनाया जाएगा, केरल में ही मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें जलीकट्टू में क्या होता था, जलीकट्टू में सांड युद्ध होता था। इसमें क्या होता था, सांड युद्ध होता था, ठीक है, सांड युद्ध होता था। इस पर रोक लगा दी गई है। इंसानों की लड़ाई कराई जाती थी इसमें। सांड युद्ध में क्या होता था, इंसान इससे लड़ते थे, इंसान और सांड आपस में लड़ते थे। क्या आप कहेंगे, बैलों को सांड से लड़ाया जाता था, ठीक है। 2000 साल पुराना है ये। चलिए यहाँ पर हमने बातें कर ली हैं। नेक्स्ट है, आगे आप कहेंगे फतोरपा जात्रा और मांडो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से होगा। कहाँ पर, केरल में नहीं होगा, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा से होगा। गोवा में सिग्मो महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा, सिग्मो महोत्सव भी मनाया जाता है, महोत्सव। चलिए बहुत बढ़िया, सिग्मो महोत्सव भी गोवा में मनाया जाता है। क्या यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, और ये आपका एक होमवर्क है। देखिए यहाँ पर फतोरा यात्रा जो कि धार्मिक जुलूस है, तो इसमें पालकी निकाली जाती है। धार्मिक विश्वास को पतोरपा गांव से इसको निकाला जाता है, जो यात्रा है ये गोवा में मनाया जाता है, गोवा से संबंधित है। जनवरी फरवरी में होता है। मांडो संगीत इसमें किया जाता है, सामूहिक नृत्य होता है, ठीक है। चलिए
ये आपका एक होमवर्क रहेगा। गुरु पर्व, अच्छा ये तो मैंने शायद कल भी दिया था ना आपको। गुरु पर्व निम्न में से किससे संबंधित है, आप बता दीजिए जल्दी से। सिख संप्रदाय से संबंधित होगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, मेहनत कैसी लगी, ठीक है। और हाँ, कभी कभी कुछ भी अगर ऐसा हो तो आप मुझे सजेस्ट जरूर कर सकते हैं, अगर इंसान है, गलती इंसान से भी हो सकती है, ठीक है। तो और भी जो लोग देख रहे हो प्लीज़ मैं उनसे यही कहूँगा, अगर लग रहा है कि कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो जा रही है तो उसको ज़रूर मुझे बता दें, मैसेज करके बताएं, वैसे बताएं, है ना। वैसे आजकल तो वैसे ही वायरल करने का कंटेंट है। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तभी के लिए जय हिंद।